जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 बीपीएससी टाइप 120 के लिए किरण पब्लिकेशन के लिए साइंस कराने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कार आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की गति से तय करती है और अगली आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड के साथ तय करती है, तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कार की औसत गति का फॉर्मूला होता है 2b1 b2 अपान b1 प्लस b2, ये होता है ऑप्शन। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हमारे पास 2 है, b1 की वैल्यू 20 है और b2 की वैल्यू कितनी है 30 है। तो नीचे क्या अपान में क्या हो जाएगा इसके 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा, ये मिलके कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये जीरो इससे कट जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 3 12 दूना कितना 24। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होनी चाहिए। तो अगर उसमें ऊर्जा तो उसके पास होनी चाहिए गतिज, लेकिन एक उड़ने वाले पक्षी में क्रमशः पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई और उसकी गति के कारण स्थिर और गति दोनों ऊर्जाएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड वाला क्या होगा आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 ग्राम का पिंड है और एक 4 ग्राम का पिंड है, और समान गतिज ऊर्जा, इन दोनों की सामान्य गति 1/2 m1b1 इक्वल टू 1/2 m2b2। ये सामान्य गतिज ऊर्जा बोला दी गई है। ठीक है, गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, तो उनके रैखिक संयोगों के परिमाण का अनुपात ज्ञात कीजिए। संवेग क्या होता है P इक्वल टू mb होता है। तो देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, m1 देखिए b1 स्क्वायर अपान b2 इधर आ जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा m2 अपान m1 क्या हो जाएगा m2 अपान m1 हो जाएगा। इधर चढ़ाओगे उधर रूट लग जाएगा, तो b1 अपान b2 अंडर रूट, m2 की वैल्यू कितनी है 4 है, m1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा √2/1, कितना आ जाएगा √2/1। b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2/1, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब b1 अपान b2 का रेशियो आ गया √2/1। हमारे पास क्या निकालना है m1 b1 अपान m2 b2 का रेशियो चाहिए। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, और यहाँ से क्या आ गया इसकी वैल्यू आई √2 बाई कितनी आ गई 1 आ गई। इसको काटोगे तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो √2/2 है। इसको कट करोगे तो √2 से √2 क्या कट जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/√2। इसका आंसर क्या आना चाहिए डियर 1/√2 आना चाहिए P1/P2, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं है नहीं है। तो देखिए 2 ग्राम संयोगों के परिणाम का अनुपात कितना होगा, उनके रैखिक संयोगों के परिणाम का अनुपात कितना होगा। तो डियर इसमें P1/P2 हमारा क्या आ गया है 1:2, कितना आ गया 1:2। अब देखिए इसमें ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो बोला है अगर क्वेश्चन को कायदे से देखो तो इसके हिसाब से गति तो उनके का मतलब हो जाएगा, अगर पहला यहाँ है तो पहला अपान दूसरा होना चाहिए। तो मेनली देखा जाए तो इसका ऑप्शन इसमें क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन कई कंडीशनों में इसका आंसर 2:1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है 2, क्योंकि उसने क्या उसको P2/P1 कर देगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे देखोगे तो इसमें P1/P2 ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे क्रम में यहाँ दिया गया वैसे क्रम में यहाँ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर इसका आप आंसर यहाँ आंसर शीट में देखोगे तो उसने क्या कर दिया P2/P1 कर दिया है, और 1:2 होने की जगह पे 2:1 कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेस में देखिए जैसे यहाँ दिया गया है उसी हिसाब से रेशियो यहाँ निकलेगा। उनके रैखिक संयोगों का परिणाम का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं लगाइएगा। अब देखो ये भी ऑप्शन डाउटफुल है, लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट जरूर बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, कमेंट करके। आगे अगला है गड़गड़ाहट की आवाज़ कौन सी गड़गड़ाहट की आवाज़ का कारण होता है, तो इसका कारण क्या होता है। तो भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेज से गुजरती, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो हमेशा हो। ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन, यही है
परिवर्तन होता तो फिर भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है डियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो F जो होता है वो होता है G(m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पे बताया गया जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और जो F होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। तो यही होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो उनके बीच की दूरी d है तो d ले लो, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो उनके बीच के दूरी के वर्ग के ऑप्शन कौन है, सेकंड वाला राइट है। 115 का ऑप्शन कौन सा राइट है, सेकंड वाला राइट है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बोलते हैं समानुपाती, उल्टा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है, 50 हर्ट्ज है, और उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा को क्या लिखा है, 4 लिखा है। कभी कभी आवृत्ति को कहीं कहीं कोई न्यू से लिखता है, कोई एफ से लिखता है। आप एफ से लिख लीजिए या चाहे न्यू से लिख लीजिए, न्यू बना दीजिए। न्यू क्या हो गया आपका, वी नहीं न्यू होता है इसको, ठीक। क्या बोलते हैं, 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है बताओ उसकी चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर वी बराबर फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। क्या होता है, न्यू लैम्डा। देखिए बी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो वी लैम्डा न्यू कितना है, 50 है, ये कितना है, 4 है। तो 5 चौको 200 कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बी इक्वल टू क्या, कहीं कहीं एफ लैम्डा लिखा पाओगे, तो वहाँ पे एफ फॉर आवृत्ति, लैम्डा फॉर तरंग दैर्घ्य और वी फॉर वेलोसिटी। तो आप जो लगाना चाहो लगा दो। बी इक्वल टू ऑफ एफ लैम्डा भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। बी निकालना है, एफ हमारा 50 है, लैम्डा हमारा 4 दिया गया है, तो कितना 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं 200 ऑप्शन में दिया गया। यस, पहले ऑप्शन दिया गया 200 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस ऐसे बनता है, आप लोग जानते होंगे। ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस में हमेशा फोकस दूरी हम इधर वही लेते हैं एक केस को छोड़ के, इसलिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो एफ इक्वल टू आपको क्या लेना है, 20 ले लेना है। कितना लेना है, 20। उस पर बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 2 गुना है। मतलब जो एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो 2 गुना है हाइट ऑफ इमेज के, ऐसा कुछ बोल रहा है। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी, मतलब वी निकालना आपको। तो देखो एच ओ अपान एच आई जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। हाइट सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, देखिए ओ सॉरी। देखिए एफ हमारे पास है 20 और हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ये है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु का लंबाई का 2 गुना है, तो हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि वी अपान यू इक्वल टू होता है क्या, एच आई अपान एच ओ के। बस क्या यहाँ पे माइनस लगता है, क्या लगता है, माइनस लगता है। तो v की वैल्यू ना पता ना h की वैल्यू, इन दोनों को पता है कितनी, 2 है। तो माइनस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u। क्या हो जाएगा, 2u। v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2u, कितना हो जाएगा, माइनस का 2u हो जाएगा। मतलब b आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2u के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा v निकालना है। देखो क्या होता है, 1/f इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/b माइनस 1/u होता है। 1/f हमको 20 पता है, ठीक। कितना पता है, 1/f हमको कितना पता है, 20 पता है। यहाँ पे क्या रख दोगे, 1/ माइनस का 2u, क्या माइनस का 2u। वस्तु की दूरी कितनी होगी, तो u निकालना था, तो वही आ जाएगा। यहाँ इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे आप डियर, तो u इक्वल टू देखिए आप, मैं सॉल्व कर देता हूँ इधर, 1 सेकेंड। यहाँ एलसीएम, यहाँ तो 1/20 आ ही जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा। इधर देखिए इधर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2u। क्या एलसीएम होगा, 2u एलसीएम होगा। तो यहाँ तो माइनस का 1 आ जाएगा, कुछ नहीं। वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये 2u इधर आएगा, 2u किधर इधर आएगा। तो इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा 20 3 60, कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 2 3 60, कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। तो 30 ऑप्शन में कहीं हो तो आप लगा सकते हो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हो, इधर ही रखते हो, इसलिए कहाँ खाएगा, माइनस खाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है।
ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। तो कैसा बनाया था? वक्री बनाया था। इसीलिए क्या बना सकता? वक्री बनाया जाता है। कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को वक्री बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 118 119 नंबर देखिए आप लोग। 119 कह रहा है यदि 85 डिग्री तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी में के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। या मानकर कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान 0 सेल्सियस में बताइए क्या होगा। तो देखिए T1 हॉट वाटर है तो उसको हम T1 कितना मान लें कि 85 सेल्सियस है। उसी तरह उसका जो आयतन है उसको हम क्या मान लिए? L1 क्या मान लिए कि L1 कितना है? 4.5 लीटर है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जो T1 है उसका देखो T2 हमको दिया नहीं गया, T2 क्या नहीं, लेकिन डेल है कि कितना बढ़ा, डेल टी कितना बढ़ा? 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और L2 कितना है? 4.5 लीटर। कितना है? 4.5 लीटर है। ठीक है, तो हमको पता हीट बराबर हीट लॉस क्या होता है? हीट कोल्ड वाटर से लिया गया हीट बराबर हॉट वाटर द्वारा हीट लॉस। तो मतलब क्या होगा, आपको निकालना है डेल T1 कितना था। तो आप बस क्या करिए, फॉर्मूला होता है जो इसका आयतन वगैरह होता है वो, और जो उसका होता है वो दोनों गुणा करोगे, मतलब कह सकते हो 85 इंटू 4.5 क्या कर सकते हो? 85 और कुछ दिया गया क्या? 4.5, हाँ 4.5 इंटू 15 ये वाला गुणा इन दोनों क्या होगा? बढ़े वाले के बराबर होगा। नहीं समझे? देखिएगा 1 सेकेंड ये देखिएगा डियर, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 1 सेकेंड देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। यदि 85% तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने से ठंड पानी का 45 सेल्सियस बढ़ जाता है। ठंड पानी का 45 बढ़ गया, ठंड पानी का 45 क्या हो गया? बढ़ गया, 15 बढ़ गया। कितना ठंडा पानी था? 4.5। कितना था? 4.5। तो गर्म पानी का कितना कम हुआ होगा? तो 2.5 है, गर्म पानी मान लो कि कितना कम होगा? डेल T1 कम हुआ होगा। तो डेल T1 कैसे आएगा? दोनों बराबर होंगे, इधर कम हुआ उधर बढ़ा हुआ। तो आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे? 15 इंटू 4.5 क्या कर दो? डिवाइड कर दोगे 2.5 से, कट जाएगा। 5 9 45 होता है, 50 25 होता है, 5 3 15 होता है, 9 3 27 कितना होता है? 27 आ गया कि भैया क्या हो गया? 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? इसका तापमान घटा है। 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हुआ? घटा है। तो 85 डिग्री था, कितना था? 85 था। तो 85 में क्या करेंगे? 27 घटा देंगे, तभी तो दोनों को बराबर आ जाएगा। इसका 85 था, इसमें 87 घटा, तभी तो 87 गेन हुआ। दोनों का बराबर आ तभी दोनों बराबर होते हैं। घटाओगे तो इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 58। कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। कि अब दोनों का क्या हो गया? दोनों का 58 हो गया, दोनों का 58 हो गया। मतलब नॉर्मल में क्या हो गया? 58 हो गया, इसका क्या 58 था। तो अब बोला है कि बताओ ठंडे पानी का शुरुआत में कितना था। अब 58 हो गया ना, मतलब जब इसकी ऊष्मा उसमें चली गई तब दोनों का टेम्परेचर 58 हो गया। तो 58 होने में क्या हुआ? ठंडे पानी का 15 सेल्सियस बढ़ा था, तो 58 बढ़ के आ गया। 15 सेल्सियस पहले बढ़ा था, तो 8 में 5 गया, कितना बचेगा? 3। 5 में गया कितना? 4। मतलब ठंडे पानी कितना होगा? 43 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। फिर से बताया तो एक बार, चलो आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर, क्या बोला है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर नियत, इसका औसत वेग कितना होगा? तो इसका औसत वेग आपसे पूछा कितना होगा। लिखा किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, मतलब फिक्स है, तो उसके औसत वेग कितना होगा? प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा। भाई प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा? आपका औसत वेग आ जाएगा। या फिर प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग, या फिर प्रारंभिक और अंतिम वेग का गुणनफल। तो प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग करेंगे और उसको 2 से बड़ा, कब? जब ये बोलेगा कि ये इसकी वेलोसिटी कैसी नियत है। ठीक है, एक प्रारंभिक चाल कोई बदलती नहीं है, तब ऐसा होगा। नियत चाल पे ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा, हर कहीं ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, एक रेडियो स्टेशन से
30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो ये है इसकी लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू कितना डियर? 30 है। लैम्डा इक्वल टू कितना है? 30 है। अभी हमने पढ़ाया कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। क्या होता है? एफ लैम्डा। हमसे क्या पूछिए? आवृत्ति पूछिए। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी लैम्डा। क्या हो जाएगा? बी ए लैम्डा। तो देखिए एफ इक्वल टू बी लैम्डा तो होगा, लेकिन बी क्या होगा भाई? कहाँ चल रहा है? एयर में। तो स्पीड ऑफ लाइट रख दो। क्या रख दोगे? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁻8 ऐसे +8 होती है। अपान में क्या कर दोगे? 30। कितना कर दोगे? 30। 3 दहम 30 बराबर हो जाएगा 10⁻7। कैसे हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगी। कितना हो जाएगा? 10⁻7। कितना आ जाएगा आंसर? 121 का 10⁻7 ऑप्शन में। तो 10⁻7 तो है नहीं, तो उसको देखो 10⁻7 कैसे बनाया जाएगा। एक सेकंड। तो 10⁻7 लिख सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो ये होता है, अगर इसको लिखोगे, देखिए यहाँ पे एक है किलो हर्ट्ज, तो 10⁻3 होता है। मेगा हर्ट्ज क्या होता है? ये होता है 10⁻6। तो 10 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 इंटू इसको लिख सकते हो 10⁻6। 10⁻6 क्या होता है? मेगा हर्ट्ज होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, मतलब उसकी माप में। ठीक है, गुब्बारा चपटा होकर चक्रीय के आकार का हो जाएगा। गुब्बारे के आमाप में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या? कमी नहीं, क्या होगी? वृद्धि होगी। फैलेगा, वो फट जाएगा। ठीक, क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? इसके आमाप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा या पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल से ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व कम होता है। किसकी वजह से? वायु घनत्व कम होता है, जिसके लिए गुब्बारे की आयाम क्या होती है? मतलब उसकी जो माप होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला 123 नंबर देखिए। 123 नंबर क्या है आपका? 123 नंबर है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न क्वेश्चन क्या बोला है? यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक ही नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ऐसा क्वेश्चन पिछले भी प्रैक्टिस सेट में था। तो सबसे पहले क्या होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा? नहीं, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करते हैं। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर क्या? 124 क्या है? देखिएगा, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इन नियम को बोलते हैं डा ब्रेनर के त्रिक नियम। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखिए 125 का क्वेश्चन नंबर 125 का देखिए, लिखा एथेनॉल, क्या बोला गया है? एथेनॉल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया, 2 एथेनॉल है, सोडियम अभिक्रिया पर ब्रोमोब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में 2 ब्यूटेन देता है। ठीक है, तो नहीं हो सकता। देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। फिर बोला है ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 2 की तुलना में अधिक स्थिर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? कथन और कारण दो, कथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। कथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। कथन सही है इसका, लेकिन कारण क्या है? गलत है। ध्यान रखिएगा, इसका कथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में, अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में, 1 सेकेंड यार फिर से पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन के सिलेंडरों में किया जाता है क्योंकि CO2 को अवशोषित करता है और O2 को बढ़ाता है। ये पहले ऑप्शन इसका क्या राइट है? नमी को समाप्त करता नहीं, CO2 को नहीं, तो पहले ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 127। लिखा क्या गया है? पानी में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, तब कैथोड और एनोड पर उत्पाद प्राप्त होंगे। कैथोड एनोड पर उत्पाद किसके प्राप्त होंगे? तो H2 और O2 के। O2 निगेटिव होता है इसलिए एनोड पे जाएगा पॉजिटिव की तरफ, कैथोड पॉजिटिव होता है निगेटिव से लेकर, हाँ पॉजिटिव इसलिए उस पर क्या जाएगा? H2 जाएगा, ठीक है। O2 जाएगा एनोड पे पॉजिटिव की तरफ, H2 जाएगा कैथोड निगेटिव की तरफ, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। एक हल्का हरा लवण को जल में मिलाया जाता है। H2S गैस का विलयन में प्रभावित करने पर एक काला अवक्षय प्राप्त होता है जो HCl में सरलता से घुल जाता है। इसमें से कौन धातु आयन उपस्थित है? उसमें कौन सा आयन धातु उपस्थित है? ध्यान रखिए कौन सा? Fe2+ है। क्या Fe2+ है? इसमें कौन सा Fe2+ है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आषाढ़ी में कहाँ रखा जाएगा? 2 8 10 18 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा इसका। तो 18 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6। देखिए कितने हो गए? 10 2 12 6 18। कहाँ? 3 में। किस में आ गया? 3 में। मतलब किस में होगा? 3 समझते हो? SPD क्या होगा? SPD किस में होगा? P वाले में होगा, ठीक। किस में होगा? P वाले में होगा, ठीक है। P में तो है, यहाँ से पकड़ लिया गया। P में है तो ये किससे पकड़ लिया गया? यहाँ से कि P में होगा, ठीक है। और P में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो किस ग्रुप में होगा? देखिए S होता है पहला दूसरा, ठीक है। P होता है, P तो बीच में होता है, SP देखिएगा थोड़ा सा गलती हो रहा है, देखिए 6 होगा। आप आवर साइड देखोगे तो S होता है, P इधर किनारे होता है और D बीच में होता है। तो S पहला दूसरा कॉलम S का होता है, फिर तीसरे से लेके 12 तक कौन होता है? D होता है। फिर 13 में इसका पहला इलेक्ट्रॉन, 13 में 6 इलेक्ट्रॉन है P में, तो 13 में पहला इलेक्ट्रॉन, 14 में दूसरा, 15 में तीसरा, 16 में 13 14 15 16, 16 में चौथा और 17 में 18। किस में होगा? 18वें में होगा। किस में होगा डियर? 18 में ये होगा। क्यों 18 में होगा? क्योंकि भाई 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 से शुरू होगा, 13 में पहला, 14 में दूसरा, 15 में 16 ये तीसरा, 16 में चौथा, 17 में पाँचवा, 18 में छठा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा। कैसे पकड़ते हैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये चीज़ कैसे करते हैं देख लीजिएगा। जैसे हमको पता है 16 इलेक्ट्रॉन 17 कितना 18 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसको करेंगे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6। तो लास्ट रिटर्न कहाँ गया? 6p में गया। कहाँ? तो p ब्लॉक में क्या होता है? आवर्त साड़ी अब जब देखोगे तो ऐसे 2 s बने होते हैं, फिर बीच में पूरा क्या होता है? D होता है, फिर यहाँ फिर क्या होता है? P होता है। तो यहाँ तक 2 ये आवर्त लेते हैं और यहाँ तक 12 होता है, फिर 13 होता है, ऐसे 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 और 18। तो P में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला दूसरा तीसरा 14 पाँचवा छठा, तो 18वें में इसका छठा जाएगा, ठीक है। तो वही 18 वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 18 वाला ऑप्शन क्या होगा डियर? राइट होगा। देखिए 130 नंबर क्या है? 130 नंबर आपका है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अपक्रिया करता है तो तांबा नमक धातु का निर्माण करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है? तो कौन सा? एकल विस्थापन है। कौन सा है? एकल विस्थापन है। कौन सा डियर है? एकल विस्थापन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखिए डियर, 131 नंबर क्या है? एक लंबी ट्यूब से जुड़ी अमोनिया की एक बोतल और सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बोतल के दोनों सिरों को एक साथ खोला जाता है। इसमें सबसे पहले सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड वलय कहाँ बनेगा? ये आपको तो कहाँ बनेगा? वो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के बोतल के पास। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था, पिछले 4 टॉपिक में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झामा होता है बुझा हुआ वो जो कोयला होता है, ठीक है, क्योंकि इससे ऐसी धातु ऐसा तत्व निकाला जाता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। तो कौन है? सिलिकॉन। कौन निकाला जाता है? सिलिकॉन निकाला जाता है इससे, ठीक है। नहीं, इससे सिलिकॉन नहीं, सॉरी, इसे क्या निकाला जाएगा? आपका जर्मेनियम निकाला जाएगा। क्या निकलता है डियर? इससे जर्मेनियम। जो ये जला हुआ कोयला होता है, इससे क्या निकलता है? जर्मेनियम तत्व निकलता है। सिलिकॉन नहीं, कौन सा निकलता है? जर्मेनियम निकलता है। 133 देखिए, मणिक और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर, एल्यूमिनियम और लौह Fe के गलनांक 0 सेल्सियस पे 113 है, मतलब इसका 113 है, इसका 666 है और इसका 1535 है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखो क्या लिखा, केवल Fe 200 सेल्सियस तापमान पर ठोस रहेगा। देखिए आप देखिए Fe का गलनांक कितना है? 1535 है। तो 200 सेल्सियस पे Fe भी रहेगा ठोस, ये भी ठोस रहेगा, लेकिन ये केवल एल्यूमिनियम पिघल जाएगा। भाई जिसका जो गलनांक है उसी तो पिघलेगा। तो 200 सेल्सियस पे ना तो एल्यूमिनियम पिघलेगा और ना पिघलेगा आपका लोहा, कौन? सल्फर केवल पिघलेगा। तो पहला तो केवल वाला गलत हो गया। Al तथा Fe 200 सेल्सियस तापमान पर ठोस रहेंगे। हाँ, ये सही है। FeS और Al 200 सेल्सियस पे तापमान ठोस है? नहीं, आप सल्फर पिघल जाएगा। सल्फर का गलनांक 113 होता है, तो 200 पे आने से पहले ही वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? राइट है। नेक्स्ट बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं? तो नहीं, मेलालाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नहीं, बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं दोनों। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 136 लिखा गया है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके से प्राप्त होते हैं। मनुष्य जात है तो उसका एक वाई शुक्राणु उसके पिता से मिला होगा, एक्स कहाँ मिलेगा? उसकी माता से ही मिलेगा, ठीक है भाई। एक्स वाई होता है पिता के पास, एक्स होता है माता से। अगर लड़का है तो वाई पिता से मिला होगा, एक्स माता से मिला होगा, ठीक है, फिक्स है। आगे 137 का, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो जैसे कोरोना लाइक प्रोजेक्शन से इसका नाम पड़ा है कोरोना, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया था? तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड स्कैनर बोलते हैं। अगला लिखिए, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे शुक्रवाहिका ही कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका नहीं, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। क्या लिखा है? शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे मूत्र, जो नलिका जुड़ी होती, जिस नलिका से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट होगा। 140 देखिए, लिखा है, मानव तंत्र में प्रति आक्सीकारकों के कार्य क्या होता है? आक्सीकारकों का कार्य क्या होता है? तो पहला, या विटामिन संश्लेषण बढ़ाते हैं? नहीं। या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं? नहीं। या मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाते हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है? राइट है। 141 देखिए डियर क्या है,
यहाँ देखिए आसान सा क्वेश्चन 141 दिया गया है। क्या होगा यदि दी गई श्रृंखला खास श्रृंखला में हिरण ना हो? तो अगर हिरण नहीं होगा तो घास बढ़ जाएगी, घास क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो घास की मात्रा घटेगी थोड़ी नहीं, शेर की आबादी घट जाएगी और घास की मात्रा बढ़ जाएगी। भाई शेर खाएगा किसको? तो शेर की आबादी घट जाएगी और घास की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 142 देखिए, शुद्ध मटर के पौधे, एक शुद्ध मटर का पौधा उसका नाम क्या ए है, और पौधे बी और पौधा बी है, इनका संकरण कराया जाता है। तो पाया था कि एक ही तरह दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में, एक ही तरह दिखने वाले पौधे किस इस पीढ़ी में आएंगे, F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई नहीं देते F1 में। और ए और बी में से कौन से पौधे लंबे और कौन से छोटे होंगे, ये आपको बताना है। तो जब भी आप ए और दो तरह के पौधे हैं, मान लो ये टाल है और दूसरा बौने हैं और ये बौने, जब इनका आप क्रॉस कराओगे तो पहली बार क्या दिखेंगे, टीटी हाइब्रिड दिखेगा। क्या दिखेगा, हाइब्रिड आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए छोटे और बी लंबे क्या होंगे, ए छोटे होंगे और बी क्या होंगे, लंबे, तभी ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अगला तुम्हारा है 143 नंबर, कायिक प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पहला क्या है, देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित पौधों में बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की तुलना में फूल और फल उगने में कम समय लगता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको बताना कौन सा होगा। देखिए पहला क्या है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित पौधों में फूल और फल उगने में कम समय लगता है, बिल्कुल सही है। नए पौधे मूल पौधों की सटीक प्रांतियाँ होती, बिल्कुल सही होती। तो इसमें ए और बी क्या है, दोनों राइट हैं। 144 नंबर देखिए आप, निम्नलिखित में से जीवाणुओं, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। कौन सा समूह है? तो वो समूह है तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार। ऑप्शन थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल सही है। 145 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सही है? सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त का वहन करती हैं। तो ये पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, सिराओं की दीवार पतली होती है, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो देखिए पहला इसलिए नहीं सही है, पहला क्यों नहीं सही कि जो फुसफुस सिरा होता है, इसमें बोला सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड बहता, तो नहीं, जो फुसफुस सिरा होता है उसमें क्या शुद्ध ब्लड होता है, जैसे फुसफुस धमनी में अशुद्ध ब्लड होता है, तो ये गलत है। बी वाला देखिए क्या है, सिराओं की दीवार पतली होती, सही है। धमनी की अंदर होती, मोटी होती। सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, बिल्कुल सही। और धमनी क्या होती है, ठीक है, हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है। ठीक है, धमनी हमारे शरीर के थोड़ा अंदर होती हैं और ये सिराएं ऊपर ही पाई जाती हैं। आगे अगला देखो 146 नंबर, सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुचांश मानव संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? तो 146 का है, मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, यही सही है। आदमी सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता है। आगे देखिए 147 नंबर, सिर और ऊपरी जबड़े, सबसे मजबूत हड्डी ऊपरी जबड़े की होती है, के बीच जोड़ एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है भैया? उदाहरण है बंद, कौन, फिक्स है, फिक्स जॉइंट होता है। अगर कोई पूछे, ठीक है, कि बताओ हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कितनी होती हैं, 30। पैर में भी कितनी होती है, 30। मतलब दो हाथ हैं तो 30 + 30 कितनी हो जाएंगी, 60। दो पैर हैं, 30 + 30 कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांत आगे से पीछे की ओर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कौन से दांत होते हैं। तो पहले कृंतक होते हैं, कृंतक काटने वाले होते हैं। ठीक है, पहले क्या होते हैं, काटने वाले होते हैं। फिर रदनक होते हैं, चीड़ फाड़ करने वाले। फिर अगचौड़क होते हैं और चौड़क होते हैं। तो ऑप्शन पहला इसका क्या है, राइट है। ठीक है,
हमारे शरीर में जो दांत होते हैं कृंतक, रदनक, अर्धचौड़क होते हैं। मानव में मुख्य रूप से कृंतक दांत 8 होते हैं, रदनक दांत 4 होते हैं, अर्धचौड़क 8 होते हैं और बाकी चौड़क कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है पादपों एवं वृक्षों, क्या बोला गया है? पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसण कर्षका खिंचाव के कारण पहुँचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूसण कर्षण होता है? ये आपको बताना किसके कारण होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसकी आंसर शीट यहीं पे हमने लगा दिया है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ भेजेंगे तो इसका आंसर शीट भेजना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150 क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या? पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो हाँ, कुछ समय के लिए तो रह सकते हैं क्योंकि इन्हें अपनी जड़ों में खाना क्या संचित कर लेते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित नहीं, बिना श्वसन किए लोग नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके साइंस के आपके हो गए, ठीक है। टोटल जितने क्वेश्चन थे 40 के 40, ठीक है डियर। ओके, गुड बाय।